हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप लोगों के लिए एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक, महिला सुपरवाइजर, ग्राम सेवक, पटवारी, कांस्टेबल, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान की क्लासेस लेकर के आता हूं। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हम लोग एलडीसी एग्जाम के लिए और सीईटी एग्जाम और छात्रावास अधीक्षक के लिए जो आपका सिलेबस दे रखा है उसके अंदर एक एनवायरमेंट वाला भाग भी है, यानी पर्यावरण अध्ययन का भाग है। और पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं जैव भू रासायनिक चक्र जो होते हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल्स जो होते हैं, उनके बारे में, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास में हमने नाइट्रोजन चक्र को समझ लिया था। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन चक्र, और उसके बाद में ऑक्सीजन चक्र के बाद अपने गैसीय चक्र कंप्लीट हो जाएंगे और अपन पढ़ेंगे अवसादी चक्र के बारे में। अवसादी चक्र के अंदर अपन दो चक्र पढ़ने वाले हैं, एक है फास्फोरस चक्र और एक होता है सल्फर चक्र के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये क्लासेस हमारी संपूर्ण तरीके से निःशुल्क यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट बैच आप लोगों को करवाया जा रहा है। जिस प्रकार से आपको पेड कोर्स करवाए जाते हैं उसी प्रकार से सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज। तो आज की क्लास नंबर है हमारी 118। इससे पहले की सभी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीटली प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस है आप लोगों के लिए पूरी की पूरी टॉपिक वाइज करवाई गई है, जिसमें हमने पहले केमिस्ट्री पढ़ी, फिर फिजिक्स पढ़ी, फिर स्पेस टेक्नोलॉजी, फिर बायोलॉजी वाला पोर्शन, और अब हम पढ़ रहे हैं हमारे एनवायरमेंट वाला पोर्शन, जिसकी आज संभवतः 118वीं ये जो क्लास है ये लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद में अगली क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। तो आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। चलिए आज की क्लास की करते हैं शुरुआत। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से, जिस टेलीग्राम चैनल पर अभी वर्तमान में 2100 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आप लोग भी इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और आप विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी अपडेट्स वगैरह है वो यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में अब देखिए, ये रहा हमारा ऑक्सीजन चक्र का डायग्राम। हम समझते हैं कि ऑक्सीजन चक्र क्या होता है, और इसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन चक्र में कुछ रटने की बात है नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन चक्र जो है बहुत ही सिंपल सा चक्र है। इसलिए आप लोगों को ये डायग्राम देखते ही समझ में आ जाएगा, और कुछ पॉइंट जो मैं लिखवाने वाला हूं वो मैं आपको यहाँ पर साइड में लिखवाते हुए चलूंगा। देखिए क्या है बात। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑक्सीजन चक्र जो है पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण एक भाग है। ऑक्सीजन उसी का चक्र है, और चक्र का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन वायुमंडल में आएगी, वहां से वो धरती में जाएगी, धरती से वापस किसी न किसी माध्यम से वायुमंडल में पहुंचेगी। इसी को कहते हैं हम ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन जो है इसका निर्माण दो तरह के जो है स्थलीय तंत्र का, मतलब दो प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र करते हैं। एक है स्थलीय तंत्र, और स्थलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें कौन करेगा, ये बात आपको एक तो याद रखनी है। तो लिखेंगे स्थलीय पारिस्थितिकी, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसके अंदर ऑक्सीजन का डेवलपमेंट कौन करता है या ऑक्सीजन का उत्पादन कौन करेगा, तो जितने भी हरे पौधे हैं वो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भाई दूसरा और कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जो ऑक्सीजन का निर्माण करेगा, तो दूसरा है सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, यानी समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये क्या करता है, तो यहां पर जो है ऑक्सीजन का डेवलपमेंट कौन करेगा, ऑक्सीजन का उत्पादन कौन करेगा, तो पादप पल्लवक जो होते हैं वो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं, पादप पल्लवक। ये याद रखना, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर ऑक्सीजन का निर्माण या उत्पादन कौन करेगा, हरे पौधे, जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो है ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे। और दूसरा आ जाता है
हमारा सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, यहां पर कौन करेगा ऑक्सीजन का निर्माण? पादप पल्लवक। और ये दोनों ही, चाहे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो, चाहे आपका जो है सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र हो, इन दोनों में ही ऑक्सीजन का जो निर्माण होगा वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। तो आप लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है। अब यहीं पर जो है यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी और ऑक्सीजन का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि ज्वालामुखी का जब उद्भेदन होता है तब भी जो है हमारे ऑक्सीजन का निर्माण होता है। इसके अलावा कुछ खनिज ऑक्साइड भी प्राप्त होते हैं, जिनके फिर क्या कहते हैं, न्यूनीकरण करने से या ऑक्सीकरण करने से भी हमें ऑक्सीजन जो है थोड़ी सी प्राप्त होती है। इसके अलावा हमारे पास में जो है जीव जो होते हैं, जैसे देखिए इस डायग्राम से अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा जीवों से कैसे ऑक्सीजन का डेवलपमेंट होगा। तो बेसिकली क्या होता है कि ये रहा हमारा पूरा का पूरा, मान लीजिए एक पारिस्थितिकी तंत्र है। इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर क्या होगा कि हमारे पास में जो है ये मान लीजिए एक क्या है, गाय है। ठीक है, इस गाय ने क्या करा, सांस ली और सांस को छोड़ा, यानी इसने क्या करा होगा, रेस्पिरेशन करा होगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन करने पर क्या होगा, तो ये जो गाय है ये क्या करेगी, रेस्पिरेशन करेगी, यानी कि श्वसन की क्रिया करेगी। उसमें क्या करेगी, ये श्वसन की क्रिया में, तो ये जो है श्वसन की क्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगी, छोड़ेगी। और साथ ही साथ ये जो है घास खाएगी, घास खाने के बाद में जो है ये क्या करेगी, पोटी करेगी, है ना। वो पोटी का डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन होने के बाद में वो क्या होगी, डिकम्पोजिशन के बाद में जो है उससे क्या होगा, फॉसिल्स बनेंगे। इसके अलावा जो ये गाय है ये भी अगर जो है भाई, इसको भी कोई ना कोई तो खाता ही है, ये भी, इसको भी जो है कभी सांप डंग मार दे या कोई बिच्छू वगैरह तो इसकी भी डेथ होगी, उसका भी डिकम्पोजिशन होगा और उससे क्या बनेगा, फॉसिल्स बनेगा। वो पूरा का पूरा फॉसिल्स जो है फिर कहां पर, ईंधन के रूप में पहुंचेगा फैक्ट्रियों के अंदर। ठीक है, और वहां से भी क्या होगा, फैक्ट्रियों से भी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो है पेड़ पौधे लेंगे। और पेड़ पौधों ने जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड को लिया तो फिर क्या करेंगे, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे, है ना। और प्रकाश संश्लेषण की जैसे ही क्रिया होगी तो ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल करके आएगी, और फिर उस ऑक्सीजन को जो है वापस से कौन, ये गाय प्राप्त करेगी। तो हमने ये देखा कि ये जो गाय है ये अगर जो है जब इसकी डेथ होगी तो ये बनेगी फॉसिल्स के रूप में कन्वर्ज होगी, डिकम्पोजिशन होकर के, और उसके बाद में वो फॉसिल से जो है ईंधन बनेगा, जैसे पेट्रोल बना, डीजल बनेगा, है ना। वो सब कहां पर जाएगा वापस से, तो अपनी फैक्ट्रियों के अंदर। फैक्ट्रियों में इनका उपयोग होने पर क्या होगा कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगी। जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, आप लोग जानते हैं कि बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती है उनमें बड़े बड़े पाइप लगे रहते हैं जिनके ऊपर से धुआं निकलता रहता है। वो धुआं बेसिकली है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ही है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पुनः क्या होती है, पेड़ पौधों के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। पेड़ पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अपने भोजन बनाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करने के लिए क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और ऑक्सीजन को जो है बाहर निकालते हैं। और ऑक्सीजन जो बाहर निकलेगी तो वापस से इंसान हो, चाहे फिर जानवर हो, चाहे कोई भी ये जो जीव जंतु है जो जीवित है, वो सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और जिंदा रहते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन साइकिल जो है चलता रहता है, ऑक्सीजन चक्र चलता है। क्लियर? तो ये आप लोगों को याद रखना है, और यही है ऑक्सीजन चक्र। इसके अंदर दो ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। एक तो ये कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऑक्सीजन का निर्माण हरे पौधे करते हैं, और सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर पादप पल्लवक करते हैं। इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, कौन सा, ये वाला सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र वाला, पादप पल्लवक वाला, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पूछा जाता है। वैसे सभी को पता होता है कि हरे पौधे ऑक्सीजन जो है क्या करते हैं, देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, इसलिए इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस नहीं है। हाँ, फिर ये भी पूछा जा सकता है कि स्थलीय और सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है वो किस विधि से होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की विधि से होता है। ये दो तीन ही क्वेश्चन जो है ऑक्सीजन चक्र के अंदर बनते हैं। इसके अलावा आपसे ऑक्सीजन चक्र में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, और इस चीज को आप नोट डाउन कर रहे हैं तो नोट डाउन भी कर लीजिए। फिर अपन जो है आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अवसादी चक्रों की ओर, और जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, तो हम पढ़ेंगे फास्फोरस चक्र और सल्फर चक्र के बारे में। चलिए देखिएगा,
सबसे पहले हम समझते हैं अवसादी चक्र क्या होते हैं। वैसे आप लोगों को मैंने ये बता दिए थे कि अवसादी चक्र क्या होते हैं, है ना। तो जो भी लगातार मेरे साथ में जुड़ा हुआ है उसे ये बात याद होगी कि अवसादी चक्र क्या होते हैं। तो बेसिकली अवसाद गैसीय चक्र जो होते हैं वो चक्र होते हैं जहां पर जो पोषक तत्व है जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सभी वायुमंडल और जलमंडल के अंदर प्राप्त होते हैं, उनको तो कहते हैं गैसीय चक्र। वहीं पर अगर जो है पोषक तत्व अगर अपना कहां पर पाया जाता हो तो भूपटल पर या पृथ्वी के जो भूपटल है वहां पर, या फिर स्थल मंडल जिसे आप कह सकते हैं, धरती कह सकते हैं, गर्भ कह सकते हैं, वहां से जो प्राप्त होने वाले पोषक तत्व है उनके चक्र को अपन क्या कहते हैं, अवसादी चक्र कहते हैं। और अवसादी चक्र के अंदर हमें कौन कौन से चक्र पढ़ने हैं, तो एक तो पढ़ना है फॉस्फोरस चक्र, ठीक है। कौन सा चक्र पढ़ना है, फॉस्फोरस चक्र पढ़ना है। यानी फॉस्फोरस का जो पूरा का पूरा आप जो है कैसे प्राप्त होता है, फिर वापस से डिकम्पोज होकर कैसे जो है हमें मिलता है। और दूसरा हमें पढ़ना है सल्फर चक्र के बारे में, ठीक है। इन दो के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो है पढ़ने जा रहे हैं फॉस्फोरस चक्र के बारे में। फॉस्फोरस चक्र को भी अपन डायग्राम के माध्यम से समझेंगे और ये समझेंगे कि ये जो फॉस्फोरस है ये हमारे दैनिक जीवन में कहाँ उपयोगी है। तो आपको मैं बता दूं कि ये फॉस्फोरस जो है ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है और इसीलिए इसका जो है रिसाइकलिंग या साइकिल जो है बनना जरूरी है, या इसका चक्रण होना जरूरी है। तो ये कहां पर काम आता है, तो जितनी भी हमारी जैविक झिल्लियां हैं या फिर हम ये कह सकते हैं न्यूक्लिक एसिड है या जो कोशिका होती है उनके अंदर ऊर्जा स्थानांतरण की जो पूरा सिस्टम है, उस पूरे सिस्टम के अंदर एक प्रमुख घटक कौन है, फॉस्फोरस है। तो आप इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, एक तो ये बात और याद रखना, फॉस्फोरस का जो प्रतीक है वो पी होता है, ठीक है। ये केमिस्ट्री के अंदर बताया जाता है फॉस्फोरस का प्रतीक पी होता है। ऐसा नहीं कि फॉस्फोरस नाम है तो आप एफ समझ लो, एफ तो फिर फ्लोरीन का होता है। तो फॉस्फोरस जैविक झिल्ली, फॉस्फोरस जैविक झिल्लियां, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, इसके अलावा कोशिका ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली, कोशिका ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली का प्रमुख घटक है। तो ये बात आपको याद रखनी है सबसे पहले तो, कि फॉस्फोरस जो है हमारे लिए उपयोगी क्यों है, क्योंकि जितनी भी जैविक झिल्लियां हैं, न्यूक्लिक अम्ल है और कोशिका ऊर्जा स्थानांतरण का जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर जो प्रमुख घटक है वो क्या है, फॉस्फोरस है। इसलिए इस फॉस्फोरस की हमें क्या है, जरूरत है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिनके अंदर जो कवच है, उनकी अस्थियां हैं, दांत है, इनके अंदर जो है हमारे को क्या, तो फॉस्फोरस की जरूरत होती है, क्लियर। इसके अलावा फॉस्फोरस जो है प्राकृतिक जितनी भी हमारे चट्टान वगैरह है उनमें फॉस्फेट के रूप में मिलती है, और फिर उस फॉस्फेट को जो है हम किस रूप में बदलते हैं, फॉस्फोरस को जो है बदलने में उपयोगी करते हैं। यानी जो फॉस्फेट के रूप में है उस फॉस्फेट के रूप में फॉस्फोरस जो है वो संचित रहता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक चट्टानों के अंदर फॉस्फोरस का कौन सा रूप पाया जाता है, तो फॉस्फेट रूप पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि प्राकृतिक चट्टानों में फॉस्फोरस फॉस्फेट के रूप में मिलता है। प्राकृतिक चट्टानों में फॉस्फोरस, प्राकृतिक चट्टानों में फॉस्फोरस फॉस्फेट के रूप में
फॉस्फेट के रूप में मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि फॉस्फेट के रूप में जो है फॉस्फोरस मिलता है। और जैसे जैसे फिर जो है क्या होगा, धीरे धीरे चट्टानों का क्षय होता है। आप लोग जानते हैं कि चट्टाने भी धीरे धीरे जो है भूकंप के माध्यम से हो, ज्वालामुखी के माध्यम से हो, आपस में टकराने से हो, वो धीरे धीरे टूटती है और उनका नाश होता है। धीरे धीरे वो जो है छोटे रूपों में कन्वर्ट होती है, उसी से तो फिर बजरी वगैरह का निर्माण होता है। तो फिर ये क्या होता है कि थोड़ी मात्रा के अंदर जैसे जैसे टूटेगा वैसे वैसे फॉस्फेट जो है वो आपके भूमि के अंदर जो जल है उसके अंदर घुलना शुरू होगा। क्योंकि क्या होगा, वो टूट करके टुकड़े टुकड़े होकर के छोटी छोटी मात्रा में बदल करके वो भूमि के पास पहुंचेगा और भूमि से जो है वो फिर जल के अंदर मिलेगा और जल के अंदर घुलना शुरू होगा। जैसे ही वो जल के अंदर घुलना शुरू होगा तो जल जो है आप लोग जानते हैं कि पादपों को जड़ के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये फास्फोरस भी उस जल में घुला हुआ है, इसलिए ये भी जो है पादपों को जड़ों के माध्यम से जो है प्राप्त होगा और जड़ों के माध्यम से पादप जो है फास्फोरस को अवशोषित करेंगे। तो ये बात भी आप याद रखें कि पादप फास्फोरस को पादप फास्फोरस को जड़ों से अवशोषित करते हैं। ठीक है, कहां से अवशोषित करेंगे, जड़ों से इसको अवशोषित करेंगे। इसके अलावा जो है आप लोग जानते हैं कि हमारे पास में कुछ शाकाहारी जीव है या फिर अन्य भी प्रकार के कोई जानवर है, वो क्या करेंगे फिर इस तत्व को अब कहां से प्राप्त करेंगे, पादप से। क्यों, क्योंकि जैसे बकरी है मान लो, वो क्या करेगी, पौधे को खाएगी। आप लोग जानते हैं गाय है वो घास को खाएगी। इसके अलावा हाथी वगैरह है तो बड़े बड़े पौधों को भी वो तो खा जाता है, आप लोग जानते ही हैं। तो वो जब उनको खाएगा तो उससे क्या होगा, अब पादप ने जिस फास्फोरस को प्राप्त किया था वो फास्फोरस जड़ के माध्यम से उसके पास आया, अब वो धीरे धीरे आगे पहुंचा, पत्तियों तक और सब जगह पहुंचा होगा। फिर वो जो है पादप अब कहां पर पहुंचेगा, शाकाहारी जंतुओं तक पहुंचेगा। अब जैसे ही शाकाहारी जंतुओं तक पहुंचा फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारे पास में जो है अब जंतुओं के पास पहुंचा है, तो जंतु जब जैसे ही डिकम्पोज होगा, जंतु का जब मृत्यु होगी तो वो फिर मृत्यु होने पर डिकम्पोज होकर के वापस कहां मिलेगा, धरती में। और धरती से ही वापस से क्या होगा, ये साइकिल चलता रहेगा। समझ में आ गई बात, ये अभी डायग्राम से भी समझाऊंगा, अभी तो केवल आपको सुना रहा हूं कि फास्फोरस चक्र है क्या, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने हैं वो याद रखवा रहा हूं आपको। इसके बाद में देखिए कचरा है। अब कचरा है तो वहां पर क्या होता है, कचरा उत्पादन हुआ या इसके अलावा जो मृत जीव है उनको जो है फिर क्या होगा, ये फास्फोरस जो है वो क्या करेंगे, तो जो विलायक जीवाणु होते हैं, जो डिकम्पोज करने वाले जीवाणु हैं, वो क्या करेंगे, अपघटित करके इस फास्फोरस को जो है वापस से क्या करेंगे, बाहर करेंगे। अभी जस्ट समझाया मैंने कि पादप है, पादप को खाया किसने, किसने खाया भाई, जानवर ने। जानवर का क्या हुआ, मृत्यु हो गई है ना, वो मृत्यु होते ही डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज कौन करेगा, उसको जीवाणु करेंगे, बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेंगे। जैसे ही वो डिकम्पोज होगा तो डिकम्पोज होने के बाद में वो कहां पर जाएगा, धरती के अंदर जाएगा। धरती में जाने पर वापस से क्या होगा, फास्फोरस मुक्त होगा। फास्फोरस मुक्त होकर के वापस से पादपों को प्राप्त होना शुरू होगा। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से जो है ये जो है क्या होता है, फास्फोरस प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम देखें तो ऑक्सीजन हुआ, कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये जो है कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि ऑक्सीजन और कार्बन जो है वो श्वसन के द्वारा भी जो है विमुक्त हो रहे थे या श्वसन के द्वारा भी बाहर आ रहे थे। लेकिन क्या यहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो श्वसन के द्वारा फास्फोरस को अवमुक्त कर या जो है निर्मुक्त कर सकते हैं या अवमुक्त कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो हमें ये बात याद रखनी है कि पादप जो है वो श्वसन के द्वारा फास्फोरस को अवमुक्त नहीं कर सकते, जिस प्रकार से ये क्या है, ऑक्सीजन वगैरह को करते हैं। समझ में आ गई बात, तो ये बात भी याद रखें। इसके अलावा जो हमारे पास में वर्षा होती है, तो वर्षा होगी तो वर्षा के द्वारा भी क्या होगा कि वायुमंडल के अंदर जो है फास्फोरस दी जाती है, यानी वर्षा होने पर भी जो है फास्फोरस हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा कार्बन है, नाइट्रोजन की जो है हमारे पास में जो मात्रा होती है उसकी कंपैरिजन में बहुत कम हमें फास्फोरस मिलता है। ठीक है, ये तो हम जानते ही है क्योंकि नाइट्रोजन तो सर्वाधिक है, 78% है, और फास्फोरस वगैरह तो जो है मुश्किल से 4-4, 5-5% कहीं पर पाया जाता है। इसके अलावा जो फास्फोरस चक्र है वो आपका
जो नाइट्रोजन चक्र होता है उससे सरल होता है। ये बात आप लोग जानते ही हैं। नाइट्रोजन के अंदर कितने 3-4 अलग अलग स्टेप्स मैंने बताए थे। वहीं पर फास्फोरस के अंदर तो बहुत ही आसान है कि फास्फोरस जो है वो फॉस्फेट के रूप में मिलता है, फिर वो चट्टानें टूट करके मिट्टी में मिलती है, मिट्टी में घुल करके वो जो है फिर जड़ों के माध्यम से पादपों तक पहुंचता है, पादपों के माध्यम से जानवर तक पहुंचता है, जानवर के माध्यम से जो है वो वापस से जो डिकम्पोज होकर के धरती को मिलता है, धरती से वापस पादप को मिलता है। बहुत आसान है। वहां पर विनाइट्रीकरण, नाइट्रिफिकेशन वगैरह बहुत सारी 4-5 स्टेप थे। तो हम जो है ये कह सकते हैं कि फास्फोरस चक्र एक सरल चक्र है। इसके अलावा इसके अंदर जो है हम देख रहे हैं कि इसको भी पूरा करने के लिए कोई बहुत ज्यादा बड़े जीवाणुओं की जरूरत नहीं है, लेकिन हम नाइट्रोजन चक्र के अंदर बहुत ज्यादा जीवाणुओं की आवश्यकता थी। फास्फोरस के अंदर तो केवल और केवल जीवाणुओं का यह काम है कि जो मरा हुआ जीव है, जो जानवर है, उसको डिकम्पोज करने के लिए काम आएंगे। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये बात हम याद रखेंगे। इसके अलावा फास्फोरस जो है वो हमारे जीवाणुओं और पर्यावरण के बीच में जो गैसियों का आदान प्रदान करता है। तो अगर वो देखें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन उनका ज्यादा होता है, फास्फोरस का बहुत ही कम आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिए, तो आपने ये 2 पॉइंट लिख लिए होंगे और जो मैंने आपको समझाया है उसको आपने सुन लिया होगा ध्यान से। एक बार जो है वीडियो रोकेंगे और उसको एक बार रिवाइज करिए, देखिए, अपने दिमाग में लाइए कि कैसे जो है ये पूरा चक्र बनता है, तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को ये साथ के साथ चीजें याद होती रह जाए। ऐसा नहीं कि केवल मैं यहाँ सुनाते जा रहा हूँ स्टोरी, आप सुनते जा रहे हैं, आपको मजा आ रहा है, नहीं। इन चीजों को सीखते हुए चलिए। आपको जो है बार बार इन चीजों को रियायत करने के लिए आपको समझना होगा। ये क्वेश्चंस यहाँ से सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो एक बार इसको जो है एक बार रिवाइज करेंगे और इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है देखा हमने कि भाई फॉस्फेट था, फॉस्फेट से फॉस्फोरस बना और ये सब। तो अब ये फॉस्फेट से फॉस्फोरस बनेगा तो इसके अंदर जो है कौन सा फॉस्फेट पाया जाता है? जैसे कि मृदा जो है, मृदा के अंदर जब घुल जाता है ये फॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब आप इसके अंदर जो जो पॉइंट याद रखने वाले हैं वो नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे कि फॉस्फोरस, फॉस्फोरस अत्यधिक अम्लीय तथा क्षारीय। ठीक है, फास्फोरस जो है अत्यधिक अम्लीय तथा क्षारीय मृदाओं में अवशोषण की जो दर होती है, इनको है ना अवशोषित करने की, यौगिकीकरण करने की जो क्षमता है उसको दर्शाता है। तो मृदाओं में तीव्र मृदाओं में तीव्र अवशोषण, तीव्र अवशोषण की यौगिकीकरण यौगिकीकरण क्षमता दर्शाता है। क्षमता दर्शाता है। ठीक है, और जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप क्या होगा? पौधों के लिए पौधे के लिए फास्फोरस की उपलब्धता फास्फोरस की उपलब्धता उपलब्धता एकाएक घट जाती है या एकदम से घट जाती है। एकाएक घट जाती है। ठीक है, अभी इसका डायग्राम भी दिखाऊंगा, टेंशन में मत आ जाना सर, डायग्राम तो दिखाया ही नहीं। आगे लिखेंगे मृदा घोल में मृदा घोल में फास्फोरस मृदा घोल में फास्फोरस ऑर्थोफॉस्फेट
मृदा घोल में फॉस्फोरस जो है वो ऑर्थोफॉस्फेट के रूप में पाया जाता है, के रूप में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में पौधे जो है वो पौधे मृदा से मृदा यानी मिट्टी, मिट्टी से फॉस्फोरस अवशोषित करते हैं, फॉस्फोरस अवशोषित करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो अब देखिए पौधों ने क्या करा, मिट्टी से जो है फॉस्फोरस को अवशोषित कर लिया है। अब इस फॉस्फोरस को डायरेक्ट जो है ये यूज में नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तो आप एक बार इसको नोट डाउन करिए, पौधे ने अवशोषित कर लिया, फिर इससे आगे की अपन बात करते हैं। ठीक है। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसको अवशोषित करने के बाद में ये क्या करेंगे, तो इसको अवशोषित करने के बाद में आपको पता है कि हम जो है या कोई भी जान जो है जीव जंतु है या पौधे हैं, वो डायरेक्ट तो किसी भी चीज को ले नहीं सकते, वो क्या करेंगे, हमेशा उसको कार्बनिक रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है इस फॉस्फोरस को भी फिर क्या किया जाता है, कार्बनिक अवयवों में संयोजित किया जाता है। यानी जो फॉस्फोरस अपन ने अवशोषित कर लिया था, उसको अवशोषित करने के बाद अब कार्बनिक अवयवों में संयोजित करते हैं। ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं, ये कार्बनिक अवयवों में संयोजित करते हैं। और कार्बनिक अवयवों में संयोजित करने के बाद अब क्या होगा, तो जो फॉस्फेटिक कारक होते हैं, यानी जो फॉस्फेट को फॉस्फोरस में बदलने वाले फॉस्फेटिक कारक जो जीवाणु है, उनकी बात करते हैं अब। तो फॉस्फेटिक कारक जीवाणु, फॉस्फेटिक कारक जो जीवाणु है, वो जीवाणु अपरद यानी जो हमारा मिट्टी का घोल है, जो हमारे पास में डिकम्पोज किया गया जीव जंतु है, उनका उनको अपन कह रहे हैं अपरद, उसमें निहित यानी उसमें रहने वाली, उसमें पाई जाने वाली, उसमें निहित कार्बनिक फॉस्फेट को अब क्या होगा, जो इनके अंदर अब कार्बनिक फॉस्फेट है, देखो ये संयोजित कर ली थी ना, उसी कार्बनिक फॉस्फेट को अब क्या करेंगे, तो कार्बनिक फॉस्फेट, निहित कार्बनिक फॉस्फेट को परिवर्तित परिवर्तित कर फॉस्फेट आयन, फॉस्फेट आयन। अब आपको जो है क्या काम करना है, तो फॉस्फेट आयन क्या होता है वो आपको कमेंट करके बताना है। केमिकली इनके नाम भी याद होने चाहिए, हो सकता है बायो की जगह, पर्यावरण अध्ययन की जगह केमिस्ट्री में ये काम आ जाए, है ना। तो फॉस्फेट आयन की पूर्ति बनाए रखता है, की पूर्ति बनाए रखता है। समझ में आ गई बात। तो ये क्या करता है, जो फॉस्फेट आयन है उसकी पूर्ति को बनाए रखता है। इसके बाद में लास्ट इसका पॉइंट आ जाता है कि जो भी उच्च स्तरीय, है ना, मतलब बड़े जो पौधे हैं, तो उच्च स्तरीय पौधों के द्वारा, उच्च स्तरीय पौधों के द्वारा फॉस्फोरस का अवशोषण, फॉस्फोरस का अवशोषण, फॉस्फोरस का अवशोषण कवक मूल की उपस्थिति, अब ये नाम याद रखना। ठीक है। जो कवक मूल होते हैं, उन कवक मूल की उपस्थिति, कवक मूल की उपस्थिति में तीव्रता
से होता है, तीव्रता से होता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि उच्च स्तर के जो पौधे होते हैं उनके द्वारा फॉस्फोरस का जो है अवशोषण किया जाता है। वो किसकी उपस्थिति में किया जाता है? तो कवक मूल की उपस्थिति में फॉस्फोरस का अवशोषण किया जाता है, वो भी तीव्रता से किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका फॉस्फोरस चक्र का डायग्राम तो अभी तक नहीं बताया, लेकिन पूरा का पूरा स्टेप वाइज आपको जो है मैंने विजुलाइज करवा दिया है, हर एक स्टेप लिखवा दिया है। अब हम जो है फॉस्फोरस चक्र का डायग्राम देखेंगे। तो आप एक बार जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ले लीजिए आराम से। चलिए, तो अब हम जो है डायग्राम देख लेते हैं बढ़िया सा। ये रहा हमारा फॉस्फोरस चक्र। फॉस्फोरस चक्र जो है आपको वैसे समझा दिया है, इस डायग्राम को तो केवल आपको दिखाना है कि देखिए इसमें क्या हो रहा है। तो देखिए, आप सबसे पहले इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास में जो है देखो बारिश होगी, बारिश होकर के कहाँ गिरेगी? रॉक्स जो होती है, चट्टाने जो होती है उनके ऊपर। उनके ऊपर गिरने से क्या होगा? वो जो है देखो जैसे दरार वगैरह पड़ेगी और उससे क्या होगा? वो टूट करके चूर्ण के रूप में, ये देखिए यहाँ पर जो है फॉस्फोरस हमें प्राप्त हुआ। फिर ये धीरे 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 क्या हुआ? जो है जमीन के अंदर से नीचे 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 जाएगा, और जो हमारा जो भूमि जल होता है, भूस्थल जो जो भूजल होता है ना, जमीन के अंदर पाया जाने वाला जल, उसके अंदर जाकर के ये फॉस्फोरस के जो है टुकड़े अब मिलेंगे। मिलने के बाद में क्या होगा? ये जो है अब इसके अंदर मिल चुके हैं। अब इसके ऊपर क्या होगा? ट्रैक्टर चलेगा, है ना। हमारा भाई खेत है, खेत के अंदर जो है आपका वो आ चुका है भाग। अब उसके ऊपर जैसे ही ट्रैक्टर चलना शुरू होगा तो उससे क्या होगा? वो पानी के साथ में फॉस्फोरस जो है पूरा का पूरा अब क्या होगा? उस खेत के अंदर जो है फैल जाएगा, और वो जो है ऊपर नीचे हो जाएगी मिट्टी। तो उससे क्या होगा? जो फॉस्फोरस था वो ऊपर आ जाएगा, और नीचे जमीन गई है उसके अंदर अब नीचे वाला और फॉस्फोरस ऐड होता रहेगा, और ये चक्र चलेगा। इस प्रकार से जो है फिर पूरा का पूरा ये हो जाएगा। और जैसे खेती की तो फिर वहां पर क्या होंगे? प्लांट क्रिएट होंगे, प्लांट को एनिमल्स वगैरह ने खाया, और फिर वो जो है एब्जॉर्ब होने के बाद में मिट्टी के अंदर वापस आएगा, और वापस से जो है फॉस्फोरस डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर वापस यहाँ मिट्टी में आएगा, और यहाँ से वापस से जो है ये फिर पानी बाहर निकलेगा, और ये वापस से वही प्रोसेस होगा। लगातार ये चलता रहेगा। समझ में आ गई बात? तो ये प्रोसेस जो है फॉस्फोरस चक्र कहलाता है। आप लोगों को वैसे पूरा स्टेप वाइज पहले पूरा का पूरा समझाया है, उसके बाद में ये डायग्राम तो केवल इसलिए है कि आपको विजुलाइज हो जाए। क्या ये आप लोगों को सही से दिख पा रहा है? आपको अच्छे से समझ में आ गया है? ये मैं हटा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। अदरवाइज ये जितने भी डायग्राम मैं यूज करता हूं, ये सभी डायग्राम आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान एकेडमी सिरोही पर मैं अवेलेबल भी करवाता हूं। तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और वहां से ये सभी डायग्राम्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये फॉस्फोरस चक्र जो है चलता रहता है, और फॉस्फोरस की पूर्ति होती रहती है पर्यावरण के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है फॉस्फोरस चक्र और ऑक्सीजन चक्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमारा एक अवसादी चक्र में लास्ट चक्र रहा है, कौन सा? तो वो है सल्फर चक्र, जिसको मैं अगली क्लास के अंदर कंप्लीट करूंगा। और पर्यावरण अध्ययन का जो भी इंपॉर्टेंट और कुछ ओवरव्यू रहा है वो लास्ट कल क्लास के अंदर हम कर देंगे। उसके बाद हमारा पर्यावरण अध्ययन वाला भाग भी समाप्त। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।